नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट। अभी तक आपके 7 चैप्टर हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। सभी ने वीडियो देखे होंगे। परमाणु अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, इतने चैप्टर आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब 3-4 चैप्टर बाकी हैं और आज 8वां चैप्टर आपका शुरू करते हैं। इसमें आनुवंशिकता और विकास। थोड़ा सा आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैटर टफ रहेगा, जेनेटिक्स से संबंधित है। हालांकि साइंस के विद्यार्थी हैं उनके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। थोड़े से जो शब्द हैं आपने 10th क्लास में छोड़ दिए थे, अब उनको दोबारा से पढ़ना तो होगा और पढ़ेंगे तो जोर आएगा, निश्चित बात है। लेकिन मेहनत करने से क्या नहीं होता है, आप एक बार करके करके तो देखिए। आराम से इस चैप्टर को भी अपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन उसमें चाहिए आपकी एकाग्रता, साथ और पूरा सपोर्ट। पुस्तक आरबीसी पुस्तक है। देखिए, जहां तक हो मैटर को सरल तरीके से इन्हीं पुस्तकों में दिया हुआ है और जो गलतियां हैं वो नगण्य हैं। वही चैप्टर है आपका, देख लीजिए, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह एक शाखा है, उसको बोलते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। किसका अध्ययन है ये अध्ययन है आनुवंशिकता यानी वंशागति, विभिन्नता और विविधता का। इसी अध्ययन को क्या कहते हैं अपने? आनुवंशिकी कहते हैं। अब देखिए, आनुवंशिकता या वंशागति क्या है? जितने भी शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं उनका पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। जैसे आपकी पिता की हाइट है, उनका रंग किस प्रकार का है, शरीर किस प्रकार का है, वो सारे के सारे कैरेक्टर, चाहे माता के हो, पिता के हो, दादा के हो, नानी के हो, यानी आपके वंश के पूर्वजों के, वो लक्षणें आप में भी दिखाई देना, वंशागत होना, इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिक में एक तो अध्ययन करते हैं किसका? आनुवंशिकता का। और दूसरी है विभिन्नता या विविधता। यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। जनक वही आपके माता पिता या पूर्वज, और उनमें जो लक्षण अपने को देखने को मिल रहे हैं उनसे थोड़े अलग है, यानी असमान आप में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है उसी को क्या कहते हैं? विविधता भी बोलते हैं, डाइवर्सिटी या विभिन्नता भी इसको बोलते हैं। तो ये इतनी बातें आपके आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब विभिन्नता और विविधता ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता और एक है जनन कोशिका विभिन्नता। जनन कोशिका वो होती हैं जो बच्चे पैदा करने की क्रिया में भाग लेती हैं, और शारीरिक कोशिका आपके संपूर्ण शरीर से संबंधित है। यह शारीरिक कोशिका में आती हैं इस प्रकार की विभिन्नताएं, और ये जनन कोशिका में आती हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। क्यों नहीं होते इसको भी आगे देखेंगे। और ये सारी की सारी जितनी भी जनन कोशिकाएं हैं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। अगर आपके पिता में इस प्रकार की जनन कोशिका है तो पुत्र में भी इस प्रकार की ही दिखाई देगी। जैव विकास में सहायक नहीं है। जो जीवों का विकास है, चाहे उसका रंग हो, उसके आकार, उसकी ग्रोथ हो, इसमें किसी भी प्रकार से यह सहायता नहीं करती। इस प्रकार की विभिन्नता जैव विकास में यह सहायक होती हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित जिनको आपने अर्जित किया है वे लक्षण, और इनमें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है इनको, यानी आपके माता पिता से इनमें मिले हैं, देखने को मिले हैं। अब जैसे ये पढ़ा था कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, शारीरिक कोशिका विभिन्नता। आपने किसी लड़के या लड़की के कानों में छेद कर दिया तो क्या आप
उसको अगली पीढ़ी में देखते हैं? छेद हुआ, जो छेद किया है आपने, क्या उसके पुत्र में वो देखने को मिलेगा? नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहा गया कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जो इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं, कुत्तों का अगर आपने पूंछ काट दिया तो उनके जो बच्चे होंगे, तो उनमें यह नहीं कि पूंछ कटा हुआ ही मिलेगा, नहीं मिलता है। लेकिन जो जनन कोशिका विभिन्नता है, जैसे मानव के बालों का रंग है, तो जैसा आपके पिता का है वैसा ही आपके बालों का रंग होगा। उसी प्रकार के किसी किसी के पिता के जैसे ऐसे बाल रहते हैं, तो उसके बेटे के भी कैसे होंगे, इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। हालांकि हो सकता है जो जीन है माता के ज़्यादा प्रभावी हों, माता के ज़्यादा प्रभावी हों, तो उसमें अलग तरह के बाल हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो माता पिता में गुण देखने को मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर उसके बच्चे में भी आ जाते हैं वो गुण। आपके पिता की आंखें इस प्रकार की हैं तो आपके बच्चे की भी इसी प्रकार की होगी। जैसे मानव शरीर की लंबाई है, आपके पिता लंबे हैं, तो जहां तक हो सके, जैसे 3 बच्चे पैदा हुए, तो कम से कम 1 या 2 बच्चे की लंबाई तो आपके बराबर या आपसे ज्यादा ही होने की संभावना है। अब देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, जनन बच्चे पैदा करने की क्रिया जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतुओं की ही बात क्यों न की जाए। ये विभिन्नताएं, एक होती है आपकी अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जैसे एक ही जीव से नई संतति का निर्माण होना, यह आपका क्या है, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के जो क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र हैं, वो भाग लेते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसमें विभिन्नताएं कम होंगी। जो अलैंगिक जनन होता है, जैसा जीव है उसके अनुसार ही जो नया जीव उत्पन्न होगा वैसा ही दिखाई देगा, यानी बहुत कम विभिन्नताएं उसमें देखने को मिलेंगी। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं ऐसी। और इसमें लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होंगी, अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा ये विविधताएं क्यों आती हैं? क्रॉस संकरण के कारण। जो क्रॉस होता है नर और मादा के बीच में, उसके कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम हैं वो आपस में जुड़ते हैं, उनके द्वारा। अब देखिए विभिन्नता के लाभ क्या हैं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक तो देखिए, उष्णता को सहन करने की क्षमता है वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यह विविधता होगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी, तो वो जीव है गर्मी को आसानी से सहन कर पाएगा, अधिक गर्मी को सहन कर पाएगा। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली, देखिए स्वतंत्र, आपने चेहरे को कभी ध्यान से देखा हो, अपने मित्र का देखा हो, तो कुछ के तो जो कान है वो यहाँ पर है, जो आपका माउथ है, त्वचा, इसके नीचे जो कर्णपाली है, इसको कर्णपाली बोलते हैं, कान के नीचे वाले भाग को, ये अटैच होती हैं इस त्वचा के साथ में। जैसे ये कान है तो इस त्वचा के साथ में ये इस प्रकार से होते हैं, और कुछ में ये कान इस प्रकार से होते हैं। ये यहां पर जो कर्णपाली दिखाई दे रही है ये लटकी हुई रहती है कुछ में। तो ये भी एक विभिन्नता देखने को मिलती है जीव जंतुओं में। अब देखिए मेंडल का योगदान, जो वंशागति नियम है उनमें मेंडल का क्या योगदान रहा है। मेंडल को वैसे आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, तो ध्यान में रखें आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। और इन्होंने प्रयोग किए थे मटर पर। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, स्थूल बड़े रूप में आसानी से जिनको देख सकते हैं। विपर्यासी यानी विकल्पी, विकल्प जैसे ऑप्शन,
आपके पास में होते हैं ABCD, उसी प्रकार से इसमें भी मटर के पौधे में भी अनेक प्रकार के ऑप्शन उनको देखने को मिले, उन्हीं को उन्होंने समझाया। इन्होंने 7 लक्षण देखे, जो मटर का पौधा था उसमें 7 लक्षणों पर अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने देखा बीज का आकार। जो मटर की फली होती है उसमें बीज होते हैं, आपको पता ही है। जो प्रभावी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी यानी आसानी से, जैसे भेड़ों का झुंड है और उसमें कोई बकरी खड़ी हो तो आराम से दिख जाती है। या आप स्कूल में जैसे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पर कई कई बार क्या होता है, अपने जो यूनिफॉर्म है कोई लड़का पहन के नहीं जाता है, तो वहां पर उसको आराम से दिख जाता है कि यह लड़का आज यूनिफॉर्म में नहीं आया है। उसी प्रकार से जब मेंडल ने अध्ययन किया तो बीज के आकार को देखा। जो प्रभावी थे यानी आसानी से दिखने वाले, वो गोल थे। बीज कैसे थे? वो गोल, आसानी से नजर आ जाए। जैसे ये फली है और इस फली में मटर के जो बीज हैं, दाने हैं, उनको देखा उन्होंने, तो ज्यादातर बीज किस प्रकार के नजर आए उनको? गोल नजर आए। तो इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रभावी। और अप्रभावी, अप्रभावी थे झुर्रीदार, थोड़े थोड़े पिचके पिचके इस प्रकार के। तो जैसे एक फली में 3 बीज हैं, वो कैसे? गोल, एकदम फूले हुए। तो ये तो अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं इसमें, साफ तौर पर यही प्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव को कम कर दिया बेचारा, ये तो अकेला रह गया एक। तो अप्रभावी किस रंग के, किस आकार के? झुर्रीदार। इसी प्रकार से सारे देखने हैं अपने को। बीज का आकार हो गया, फिर बीज का रंग देखेंगे कैसा है। जो प्रभावी था वो कैसा दिखा? पीला। और अप्रभावी हरा। फिर उन्होंने देखा फूलों का रंग। मटर के पौधे में जो फूल आते हैं उनका रंग प्रभावी यानी आसानी से दिखने वाले बैंगनी कलर के फूल थे, और कुछ कुछ उसमें सफेद भी देखने को मिले, उनको उन्होंने कहा अप्रभावी। ये 7 विपर्यासी लक्षण हैं, 7 का उन्होंने अध्ययन किया। फली का आकार देखा। फिर कुछ फलियां तो हैं वो फूली हुई हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर फलियां कैसी दिखी उनको? फूली हुई, काफी बीज भरे हुए उनमें। और इनको कहा प्रभावी उन्होंने। और सिकुड़ी हुई जो दिखाई थी उनको क्या कहा? अप्रभावी। फली के आकार के बाद में फली का रंग, ये 7 विपर्यासी लक्षण अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं। फली का रंग हरा तो प्रभावी था, और पीले रंग के कुछ फलियां भी उनको नजर आई, वो क्या थी? संख्या में कम थी, इसलिए अप्रभावी। पीला रंग अप्रभावी। पुष्प की स्थिति किस प्रकार की? एक तो जैसे ये अक्ष पर लगा हुआ है, पौधे के डंठल वाले, ये पौधे का भाग है, और यहां पर अक्ष पर लगा हुआ है। और कुछ अंत्य भाग पर, अंतिम भाग पर, ये पौधे का अंतिम भाग है, वहां पर इस प्रकार से जो पुष्प हैं वो देखने को मिले। और जो अक्षीय हैं वो मध्य में भी नजर आए। तो ये पुष्प की स्थिति है। अक्षीय तो प्रभावी थी, ज्यादातर इसी प्रकार के थे, यानी बीच बीच में भी फूल थे इसके, ये देखिए इस प्रकार से। और जो अंत्य थे यानी अंतिम सिरे पर, वो बहुत कम थे, इसलिए उनको अप्रभावी कहा। पुष्प की स्थिति, इसके बाद में देखे 2 प्रकार से, एक तो अक्षीय और एक अंत्य, साथ में कि लंबे थे या बौने थे, ये भी देखा गया। ये यहां पर पुष्प की ना होकर के पौधे की स्थिति है, शायद देखेंगे, ये बताएंगे आपको। पौधे की स्थिति यानी पौधा लंबा है या बौना है। जो लंबे थे, बहुत ज्यादा थे संख्या में, तो उनको प्रभावी कहा, और बौनों को अप्रभावी। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया? देखे, एक तो जो मटर के पौधों में विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षण, विकल्प हमेशा उनको दिखाई दिया कि एक पौधा लंबा है तो एक बौना है, एक का रंग इस प्रकार का है तो एक का इस प्रकार का रंग है, और वो भी स्थूल रूप से दिखाई दिए, बड़े रूप में, जिनको आसानी से देखा जा सके, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया। और इसका जीवन काल भी छोटा होता है। यह नहीं कि रिसर्च करने में पूरा समय व्यतीत कर दिया जाए। अब खेजड़ी का रिसर्च किया जाए, उसकी उम्र होती है बहुत ज़्यादा,
कब उसके फल लगेंगे, कब उसकी ग्रोथ होगी, इस जानकारी में उसका जीवन तो पूरा खप जाएगा। इसलिए मटर के पौधे को चुना। सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। स्वपरागण का मतलब, जैसे ये पौधा है और इस पौधे के ये जो नर जननांग और मादा जननांग भाग है, तो यहीं पर इनमें जनन की प्रोसेस हो जाएगी। बच्चे पैदा करने की जो क्रिया है, एक नई प्लांट की उत्पत्ति है, वो यहीं से तैयार हो जाएगी। लेकिन कृत्रिम तरीके से पर परागण भी किया जा सकता है। जैसे एक पौधा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर जो मादा जननांग है और यहाँ पर नर जननांग है, तो इन बीजों को यहाँ पर ले जा करके इसके साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी। इसको कहते हैं पर परागण। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, इसलिए यह भी एक आसानी रही। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। जो फलियां होती हैं कम नहीं होती हैं, उनमें बीजों की संख्या भी काफ़ी है। बाकी मैटर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है आसानी से आप इसको समझते रहें साथ साथ में। आज का वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया, इस बात को भी आप जरूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।